हाँ जी बेटा। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो जी। कहाँ तक हो गया था? एनिमल टिश्यू स्टार्ट करना है तो पहले तो सिलेबस सुनो, जहां तक पढ़ा है वही आएगा। कनेक्टिव नहीं आ रहा है, ठीक है? उसका रीजन है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए, क्योंकि दिलीप अरोड़ा सर भी आगे पढ़ाने हैं आपको, तो क्वेश्चंस तो वही आने फिक्स। तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया। अब अपन उसी में से सारा पूछें कम क्वेश्चन में, तो फिर वो क्वेश्चंस में दम नहीं रहता है। समझ में आया? तो इसलिए एपिथेलियल टिश्यू तक आएगा और पूरा कॉकरोच आएगा। कॉकरोच में डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद तो पूछा ही नहीं था अपन ने, तो वो फ्रिक्वेंटली याद करना। उससे पहले एक दो क्वेश्चन हो सकता है मे भी पॉसिबल आ जाए, वरना आपको सारा का सारा जो पोर्शन है वो कॉकरोच और इस एपिथेलियल टिश्यू से देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा? रिलैक्स, क्योंकि ये तो पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना? लेकिन फिर भी कनेक्टिव टिश्यू को लगातार याद करना है अपने को। अब आप ऐसा कीजिए, कॉपी को लैंडस्केप में घुमा दो। जो इंट्रोडक्शन अपन लिखेंगे उस साइड में लिखना, क्योंकि क्या है कि तीन क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन आपको ये 4-5 पेज से निकल जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अपन टेबल फॉर्म में इसको शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है? अब कंडीशन क्या है कि इसमें आएंगे कंपोनेंट्स जो आप जानते हैं, सेल्स, फाइबर एंड मैट्रिक्स। पक्का? और उसका एक मेजर डायग्राम पेज एनसीईआरटी में 103 पे बना हुआ है, जो एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है। तो उसको तो अपन यहां पर जो अपना डायग्राम है उसमें सेंटर में बनाएंगे कॉपी में, और इंट्रोडक्शन कॉर्नर से अपन जो है वो शुरू करेंगे, ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए। ठीक है बेटा? तो आप देखिएगा, पहले एक बार मैं इसका मार्जिन बना दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बच्चों, हम लोग यहां से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा कनेक्टिव टिश्यू, और कुछ पॉइंट्स इसी के रेगुलर में नीचे लिखना। बचे हुए पेज में यहां सेंटर में हम लोग कंपोनेंट्स की बात करेंगे, और कंपोनेंट्स को अपन यहां पर साइड में लिखेंगे। ठीक है बेटा? तो कंपोनेंट्स की बात अपन इस जगह पर करेंगे। यहां साइड में ही हम लोग फाइबर्स का एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि इसी पेज पर तीनों कंपोनेंट अपन ले लेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी और याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके? तो ये आपका कंप्लीट पेज है जिसमें अपन बात करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से शुरू हो जाइए, वो बीच में बनाते रहिएगा। कनेक्टिव टिश्यू का यदि मैं ओरिजिन आपसे पूछूं, तो ओरिजिन आप जानते हैं, दैट इज मीजोडर्मल। करेक्ट? और जितनी भी स्ट्रक्चर बनती हैं इस मीजोडर्मल ओरिजिन से, एक साइंटिस्ट थे ओ हर्टविग, वो हर्टविग ने कहा था दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मेसेनकाइमल स्ट्रक्चर। राइट? तो मेसेनकाइमल वर्ड आए तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू के लिए ही आता है, साइंटिस्ट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑल स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेसोडर्म इज कॉल्ड मेसेनकाइम, ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखिए बच्चों, जब हम इस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो फंक्शन में ऑलरेडी पता है, इट विल प्रोवाइड सपोर्ट। याद कीजिएगा, इट इज रिलेटेड टू कनेक्शन, ये तो बेसिक फंक्शन है। और एक ब्लड लिम्फ का और है, वो मैं आपको लिखा चुका हूं, ट्रांसपोर्ट। याद आया? तो तीन फंक्शन ऑलरेडी पता है, हम इनिशियली इसके डिस्कस कर चुके हैं। सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट है और कनेक्शन है। ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन अपने को देखना नहीं है, क्योंकि ब्लड लिम्फ में आ गया और ये चला जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हम कनेक्शन देखेंगे, लिगामेंट, पक्का, टेंडन, एरियोलर टिश्यू के थ्रू। सपोर्ट देखेंगे बोन और कार्टिलेज के थ्रू, और ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ। कंफर्म? अब उसके बाद आप देखिए बच्चों कि जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जब हम जाएंगे यहां पर, तो बहुत सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी ने जगह जगह पर डिस्कस किए हैं, वो अपने को यहां पर धीरे धीरे लेके आने। देखिए, पहला जो पॉइंट डिस्कस हुआ वो हुआ पेज 102 के लास्ट पैराग्राफ से। राइट? अब उसमें आप ध्यान देना, पॉइंट क्या है बच्चों? दिस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा टिश्यू है, तो आपका आंसर जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। राइट? आपसे पूछे कि कौन सबसे ज्यादा मिलेगा, मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू। कंफर्म? ये बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैं बॉडी में कहीं से भी एक सेक्शन निकाल के दूं आपको, ठीक है? जैसे मान लो ये एक सेक्शन निकाला, अब आपसे पूछे कि सेक्शन में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? पॉइंट को समझना।
तो हर जगह पर आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन मान लीजिए सपोज मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं और मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम टिश्यू कौन सा है बॉडी में अकॉर्डिंग टू सेल मास, तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नोट करते जाओ। एंड दैट वन इज द मस्कुलर। कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू यहां देखने को मिलेगा, और इसका परसेंटेज आता है 40 to 50 के आसपास। 40 से 50% हमेशा मस्कुलर होता है अकॉर्डिंग टू सेल मास। तो क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है कि सेल मास के अकॉर्डिंग आए तो मसल्स, और नहीं आए तो अपना एक एग्जांपल कौन सा? कनेक्टिव। सेल मास के अकॉर्डिंग अपन देखें तो कनेक्टिव टिश्यू आता है 30%, एपिथेलियल टिश्यू होता है 10%, और नर्वस टिश्यू भी अप्रोक्स होता है 10% के आसपास। तो इस पॉइंट को तो आप क्या कीजिए, ब्लॉक में बंद कर दो, क्योंकि इसके पूछने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में तो है नहीं, बट अपने को भी तो डेरिवेशन आना चाहिए मस्कुलर का। हाउ मेनी मसल्स फाउंड इन योर बॉडी? कितनी होती है? बोलिए जी, कितनी होती है भाई? तुम बताओ। 500 के आसपास। हाँ जी, लास्ट विंडो के पास बैठा हुआ बच्चा, कितनी मसल्स हैं आपकी बॉडी में? चल, बोन्स कितनी हैं? जस्ट बिफोर बर्थ, जस्ट बिफोर बर्थ देखो, बिफोर बर्थ 306, जस्ट बिफोर बर्थ 270, एंड आफ्टर बर्थ 206। ठीक है, 306 बर्थ से पहले, 270 270 जस्ट बिफोर बर्थ, और आफ्टर बर्थ कौन सी? 206। पक्का? मसल्स का नंबर है 639। कितनी है? और 3 टाइप होते हैं, वॉलंटरी, बैठ जा, इनवॉलंटरी और कार्डियक। तो 639 में से लगभग 400 मसल वॉलंटरी होती है, 400 मसल्स क्या होती हैं? उन्हीं का सेलुलर मास सबसे ज्यादा काउंट होता है। परफेक्ट। तो अपने को तो ये सब मसल्स की बात करनी है, बट एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि सेल मास पॉइंट डाल देना तो आंसर चेंज हो जाएगा फिर। बस इसका ध्यान रखना, बाकी आएगा तो यही, क्योंकि यही एनसीईआरटी का ऊपर वाला जो है वो पॉइंट है, ये अपने को भूलना नहीं है। स्टार लगा लो ऊपर वाले पॉइंट पर, नीचे वाले को ब्लॉक में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, चाहो तो तू क्या बातें कर रहा है जो मुझे तो बता दे। बहुत देर से मैं मुड़ता हूं, उससे बात करना शुरू कर देता है, फिर मैं घूमता हूं, फिर बात करता है। वेयर इज कार्डियक मसल लोकेटेड इन योर बॉडी? लोकेशन बताना फिक्स। हार्ट में तो सबको मालूम है होती है, हार्ट में लोकेशन बताओ कहां होती है? इन राइट ऑरिकल, इन राइट वेंट्रिकल, बोथ वेंट्रिकल, बोथ ऑरिकल, या कोई और पोजीशन है? बातों पे ध्यान रहेगा तो फिर तेरा दिमाग तो ओरिजिनल आएगा ही नहीं ना। इन द मायोकार्डियम, अपने बनाया था ना डायग्राम, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है ना, मायोकार्डियम इज द परफेक्ट लोकेशन फॉर द कार्डियक मसल। अच्छा, ये बता दे कि इनकी वैरायटी क्या है? इनकी वैरायटी बता दे। ये वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी है। स्ट्राइटेड है कि अनस्ट्राइटेड है? इनको सुन के तू बोल रहा है? हाँ, तो याद रखो बेटा, ठीक है? बातें करना है तो मुझसे कर लिया कर कभी कभी बातें। बड़े आगे चलिए, अब ध्यान से सुनना। ये तो बात हो गई बेटा फंक्शन की और परसेंटेज वाइज जो अपने को ध्यान में रखना है। देन फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, टाइप्स तब पढ़ते हैं जब अपन कंपोनेंट पढ़ लेते हैं तब, बट अपने को टाइप्स पता होना चाहिए। एक टाइप तो है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा टाइप है स्पेशलाइज यानी कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सिंपल याद करो, क्योंकि इसमें डिवीजन बड़े भारी भरकम हो जाते हैं ना, तो वही भूल जाता है बच्चा। तो लूज हो गया, डेंस हो गया और स्पेशल हो गया। अब लूज में क्या क्या आएगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर आएगा और एडिपोज आएगा। कंफर्म बच्चों? जब डेंस में जाओगे तो इसको दो तरीके से क्लासिफाइड करेंगे, WFCT और YFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जब अपन बात करते हैं तो इसमें चले जाता है क्या? बोन, कार्टिलेज, ब्लड एसेट्रा। और ये अपने को पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें केवल बोन कार्टिलेज पढ़ेंगे अपन। तो सीधी सी बात है, इन सबको अपन आगे चल के देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर?
कुछ मॉडिफिकेशन डेंस के बाद देख लेंगे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का और म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का, वो टेबल में आ जाएगा। तो बेसिकली तो 2 पॉइंट याद रखो, फर्स्ट और सेकंड वाला, बाकी अपन अगले टर्न पर इसको आगे बढ़ा देंगे बोन कार्टिलेज में। देन इसके बाद अपन देखें बच्चों, तो अगला पॉइंट आता है कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट अपने को देखना है, राइट? कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, 3 बेसिक कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1 सेल्स, नंबर 2 फाइबर्स और नंबर 3 होगा मैट्रिक्स। ये 3 कंपोनेंट जो हैं वो यहां देखने को मिलते हैं। पहले से याद कर लो, एनसीईआरटी का पॉइंट है, सेल से ही फाइबर सिंथेसाइज होंगे और सेल से ही मैट्रिक्स सिंथेसाइज होगा। कंफर्म? तो हम ध्यान रखेंगे सिंथेसिस ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, सिंथेसिस ऑफ सेल्स एंड फाइबर्स ऑलवेज बाय सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कौन सी सेल ये बाद में निकाल लेंगे अपन, 2 ही सेल ज्यादातर याद रखते हैं, फाइब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल, है ना बेटा? वो अपने आप डेरिवेशन में आ जाएगा। मैट्रिक्स एक छोटा सा कंपार्टमेंट है, यही कंप्लीट कर देते हैं। मैट्रिक्स का दूसरा नाम है ग्राउंड सबस्टेंस। पक्का? इसे ग्राउंड सबस्टेंस कहा जाता है। जैसे कि आप सब बैठे हुए हैं जिस ग्राउंड पर, और आप सब सेल और फाइबर हैं, तो नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है वो क्या हो गया? ग्राउंड हो गया, सबस्टेंस हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और हम सब फाइबर सेल्स हैं, एम्बेडेड हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए मैट्रिक्स किसका काम कर रहा है? ग्राउंड का काम कर रहा है। कंफर्म? तो ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन अब ये पूछा जाए कि ये ग्राउंड जो है वो बना किसका है, तो आप जानते होंगे एक वर्ड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। पक्का? तो आपको यहां पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड देखने को मिलेगा। म्यूको वर्ड कब आता है? म्यूकस ऐसे बोलोगे क्या? दिस इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड तो 2 टाइप के होते हैं, होमो एंड हेट्रो। लेकिन कुछ हेट्रो ऐसे होते हैं जो इनके आगे म्यूको लगता है। कुछ हेट्रो पॉलीसेकेराइड ऐसे होते हैं बायोमोलिक्यूल में जिनके आगे क्या लगता है? म्यूको। अब क्यों लगता है म्यूको? कार्बोहाइड्रेट विच हैव कैपेसिटी टू बाइंड वाटर एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिनमें प्रोटीन को और वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, उसी के आगे लगता है क्या बेटा? म्यूको। एक जनरल नॉलेज याद रखना, रटने से थोड़ी फर्क पड़ता है, याद हो गया तो अपने आप आंसर दे दोगे। और उसमें नाम आता है हाइलुरोनिक एसिड का। यस बच्चों, नोट कीजिए, एनिमल सीमेंट, हाइलुरोनिक एसिड। भाई हर कोई वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो उसमें कई चीजें तो सिंपल हो जाती है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सो इस मैट्रिक्स को आप हाइलुरोनिक एसिड कहोगे, और इस एसिड में सेल्स और फाइबर एम्बेड होंगे, इसलिए इसको नाम दिया ग्राउंड सबस्टेंस। ओके, अब आते हैं सेल्स और फाइबर पे और इस डायग्राम पर। ये डायग्राम एनसीईआरटी का 103 पेज का डायग्राम है, एंड ऑल्सो आस्क्ड इन एआईपीएमटी। नीट से पहले अपन एआईपीएमटी बोलते थे, उसमें डायग्राम आ चुका है। क्लियर? क्या इस डायग्राम में कोई करेक्शन है? कोई करेक्शन नहीं है। सुन लो कान खोलकर, जो मालूम है जहां तुम्हें पकड़ना है वो चीज तुम्हें समझानी बहुत जरूरी है। ठीक है? कोई करेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है वो बताऊंगा अभी। कई बार करा दिया जाता है, तो उसमें सर की कोई गलती नहीं है। ठीक है? इसको अदरवाइज नहीं लेना है, लेकिन करेक्शन कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में आएगा तो हुबहू आएगा, इसी के हिसाब से लेबलिंग करना, बिकॉज दिस इज डेराइव्ड फ्रॉम द फेमस इंटरनेशनल फिजियोलॉजी बुक टॉर्टोरा, TOR, उसका फेमस डायग्राम है ये, ध्यान रखना। ठीक है? वहां से एज इट इज एनसीईआरटी ने कॉपी करके यहां डाला है, समझे? और क्यों नहीं है वो करेक्शन, वो अपन डिस्कस करेंगे। राइट? चलो अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले इसमें एक बड़ी सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट, उसको बना देते हैं। डायग्राम बड़ा नहीं बनाना है आपको, छोटा कर लें आप उसको, क्योंकि अपने पास जगह की कमी है और डायग्राम तो अपने को एनसीईआरटी का मिलेगा, इसलिए आसानी से याद भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। पहले इस सेल को बनाइए और इसके नीचे आप कोलाजन बंडल्स को बना दीजिएगा। ये ब्लू कलर के कोलाजन फाइबर्स हैं। एक एक सेल को बनाते चलेंगे और
साइड में लेबल करते चलेंगे। तो देखिए ये जो ब्लू कलर के स्ट्रिंग्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं। ये कौन से फाइबर है? कोलेजन फाइबर। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है बेटा, चारों तरफ लेबलिंग कर देंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। देखिए दिस सेल इज फर्स्ट सेल, दैट वन इज फाइब्रोब्लास्ट। इसे हम नाम देंगे फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी ने केवल 3 सेल का नाम लिया है, मैक्रोफेज, मास्ट सेल और फाइब्रोब्लास्ट। बाकी अपन 6 लेंगे, इनका कोई खास बात नहीं है, इंपॉर्टेंस भी नहीं है, पर फंक्शन छोटे छोटे से याद हो जाएंगे। देखो बेटा, फाइब्रोब्लास्ट की अपन बात करें तो फाइब्रोब्लास्ट जो है, दिस इज लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल है। दिस इज मैक्सिमम इन नंबर्स, इन नंबर्स में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। लार्जेस्ट है और नंबर में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। पक्का दिख भी रहा है अपने को डायग्राम में, सबसे बड़ी सेल ये दिखती है, तो वैसे भी आंसर जाने में दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए सेल में आपको कुछ प्रोसेस देखने को मिल रहे हैं दोनों साइड पर। दीज आर लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, और ये लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है ना, इसी वजह से लार्जेस्ट कन्वर्जन हुआ है। एआर बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। व्हाई इट इज लार्जेस्ट? ड्यू टू लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। और प्रोसेस आने से शेप बिगड़ गया, तो शेप कैसा हुआ? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर शेप यहां देखने को मिलता है। कंफर्म? नोट करते जाओ, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, जो दिख रहा है वही बिक रहा है। समझ गए? तो आप सेल को देख भी लोगे तो आंसर तो वैसे दे दोगे, दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आप देखिए बेटा, लार्जेस्ट हो गया, मैक्सिमम हो गया, लॉन्ग प्रोसेस हो गए। ये जो सेल है इसका न्यूक्लियस ओवल शेप है। ओवल आंसर में नहीं हो तो राउंड पे टिक लगाना। ओवल शेप और राउंड शेप। ओवल शेप हो तो पहले वो टिक करिएगा, नहीं तो फिर राउंड शेप पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कुछ डॉट्स अपन ने लगाए हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दिस इज रिच इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है मेन फंक्शन, जो तो समझना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी लिखा है इतना सा, सेल सिक्रेट फाइबर्स एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड लाइक द हाइलुरोनिक एसिड। तो फिर वो चीज कहां से आई? यहां से शुरू होती है, फाइब्रोब्लास्ट से। तो रिच इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप जानते हो प्रोटीन बनाती है। पक्का? तो यहां से बच्चों इसका फंक्शन क्रिएट हुआ सेल का, और फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का जो मेन पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट, वो यही बनाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत मास्ट सेल भी बनाती, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा मैक्सिमम पार्ट। सो मैक्सिमम चीफ, या ऐसा कह दो चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल कौन सा है? तो फाइब्रोब्लास्ट है। ठीक है ना बेटा, छोटे छोटे पॉइंट लिखो, उनसे याद आ जाएगा आपको। तो सीधी बात है, लार्जेस्ट हो गई, मैक्सिमम हो गई, इरेगुलर शेप हो गया, और फाइबर और मैट्रिक्स सिंथेसाइज करने की प्रॉपर्टी इसी की है। ओके, चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग कौन है? फाइब्रोब्लास्ट। चाहो तो लिख सकते हो चीफ मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल। ओके, अब देखो एक और शानदार प्रोसीजर है, एक नाम आपने सुना होगा, ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। सुना बेटा? अब बोन बनती है तो ऑस्टियोब्लास्ट बनती है, और कार्टिलोजिनेसिस, कॉन्ड्रोजिनेसिस, वो कार्टिलेज बनने का प्रोसेस होता है। तो बोन बने तो ऑस्टियोब्लास्ट चाहिए, और कार्टिलेज बने तो कॉन्ड्रोब्लास्ट चाहिए। तो वो सेल आएंगी कहां से बॉडी में? इसके मॉडिफिकेशन से। अब इसका कोई पार्ट टूट के नहीं जाता बनने के लिए, ये पूरा का पूरा सेल ही मॉडिफाइड होता है ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट में। और जब ऐसी प्रॉपर्टी देखने को मिले कि कंप्लीट सेल ही कंप्लीट रिवाइज हो जाए, मॉडिफाइड हो जाए, तो उसे कहते हैं अनडिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं उसे? अनडिफरेंशिएशन। तो एक और शानदार इसकी प्रॉपर्टी है, दिस इज undifferentiated cell can convert into
ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट। जैसे आपने देखा होगा, अभी अपन डिस्कस कर भी रहे थे कि हमारे पास 206 बोन्स हैं, है ना बच्चों? और ये बोन ज्यादातर कार्टिलेज से बन के आई है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ इज कार्टिलेजिनस लाइफ। हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ कैसी थी? कार्टिलेजिनस थी। फिर वो कार्टिलेज मॉडिफाइड होकर किस में कन्वर्ट हुई? बोन में। तो आज आपकी बॉडी में जो भी बोन्स है ना, उनमें मैक्सिमम बोन का नंबर क्या है? कार्टिलेजिनस बोन्स है। समझ गए आप? तो आप ये सोचो ना कि कार्टिलेज को बोन में बदला होगा तो कोई तो प्रोसेस फॉलो किया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? उस कार्टिलेज को डेस्ट्रॉय करना है, पक्का? तो उसके लिए आती है क्लास्ट, CLAST, ठीक है? कॉन्ड्रोक्लास्ट आती है, वो बोन को फेगोसाइटिस, मैट्रिक्स का फेगोसाइटिस करेगी तो उसको खत्म कर देगी। अब फिर उस जगह पर माइग्रेट होंगी कौन? फाइब्रोब्लास्ट, और आके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ऑस्टियोब्लास्ट में। तो कार्टिलेज को तो खत्म किया, उसकी जगह फाइब्रोब्लास्ट लाए, फाइब्रोब्लास्ट ने ऑस्टियोब्लास्ट बनाई, तो बोन फॉर्मेशन शुरू हुआ कि नहीं हुआ? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। क्या कहते हैं उसे? ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन के लिए हमेशा किसी भी बोन के आगे बहुत सारी बोन अपन देख लेंगे, ऑस लगता है, ऑस्मियम वाला। ऑस्मियम में लगाते हैं ना, वैसे यहाँ ऑस आगे, ऑस कार्डिस, ऑस पाल्पेब्री, ऑस पेनिस, ऑस रोस्ट्रेलिस, 4-5 टाइप होते हैं, बट अपने काम का नहीं है, अब नहीं पूछते, तो बस ऑसिफिकेशन याद रखना है, उसके लिए ऑस से याद रखेंगे। ओके? तो ये वाली जो सेल है ये अनडिफरेंशिएटेड है और नाम है इसका कौन? क्या बच्चों? फाइब्रोब्लास्ट। याद हो जाएगा? आइए सेकंड सेल पर चलते हैं। वो इस जगह पर आपकी एनसीईआरटी में बनी हुई है, कुछ इस तरीके से अमीबॉइड शेप बना दीजिए। सेकंड नंबर ऑफ सेल, एंड दैट वन इज मैक्रोफेज। क्या है बेटा? मैक्रोफेज। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना न्यूक्लियस के सेल दिख जाए? आप डायग्राम देखना, ऑब्जर्व करना, इसमें डायग्राम में न्यूक्लियस बन ही नहीं रहा है, और नीचे यहां पर एक सेल और बनी हुई है जिसको लेबल किया वो मास्ट सेल, लेकिन उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिख जाएगा। और यही आपने करेक्शन कर दिया था गलती से। यही था ना करेक्शन आपका? पक्का? लेकिन कोई करेक्शन नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये अपनी जगह सही है। कैसे है अभी अपन देखेंगे। देखो मैक्रोफेज जो है ये सेकंड लार्जेस्ट एंड सेकंड मैक्सिमम है, ध्यान रखना। सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड मैक्सिमम है, अमीबॉइड शेप है, वो तो दिख ही रहा है, और इसमें आपको किडनी शेप न्यूक्लियस दिखेगा जो नहीं दिख रहा है। पक्का किडनी शेप न्यूक्लियस होगा। अब दिख क्यों नहीं रहा? बिकॉज दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द स्लाइड दैट ऑब्जर्व्ड इन द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काम नहीं किया मैंने, क्योंकि वहां तक बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं। एक तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में, एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, तो वहां तक नहीं पहुंचा। बाकी मैंने सारे माइक्रोस्कोप पे काम किया हुआ है, ठीक है? और दिलीप अरोड़ा सर जो आपको पढ़ा रहे हैं ये मेरे कॉलेज सीनियर हैं, हम दोनों एक ही कॉलेज से हैं, राइट? और अच्छे फ्रेंड भी हैं और अच्छे ब्रदर भी हैं। रमेश मावो सर भी अच्छे फ्रेंड है, अच्छे दोस्त हैं, सभी हैं, है ना? हाँ, पर तुम सोचो सर वो नहीं है क्या, इसलिए मैं बाकी सारे आंसर देता हूं। अब कंडीशन ये है कि जब आप माइक्रोस्कोपिक सेक्शनिंग करते हो तो जो सेक्शन का व्यू ऊपर दिखेगा ना, वही फोटोग्राफ में आएगा। तो जो ये सेल है अमीबॉइड सेल, इस अमीबॉइड सेल का कंडीशन ऐसा था कि इसमें न्यूक्लियस नीचे की तरफ है, ऊपर लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं दैट आर कॉल्ड लाइसोसोम। और इसलिए आपने कहा था, याद हो, कि इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ए ग्रेन्युलर है, बट इट विल सीन ग्रेन्युलर, यस और नो? तो अब आप सोचो कि जब आप फोटोग्राफी करेंगे तो ग्रेन्यूल्स नजर आए सारे, और उस ग्रेन्यूल की वजह से नीचे छिप गया कौन? न्यूक्लियस। तो अब फोटोग्राफ में दिखेगा ही नहीं आप।
कंफर्म? इसलिए यहां पर न्यूक्लियस ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, वरना तो आप डायग्राम में सोचते कि एग्जामिनर भूल गया बनाना हुआ, या डायग्राम वाला बनाते बनाते भूल गया, सो गया होगा, तो न्यूक्लियस नहीं बना पाया वो। ऐसा नहीं, आपको शेप अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां ऐसा क्यों हुआ वो भी समझो। ये है मास्ट सेल, और जो मास्ट सेल होती है वो मोर इन नंबर्स है, ये तो पता ही है। अमीबॉइड शेप होगी, ये भी पता है। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियस है वो एच शेप्ड होता है, या 2 to 3 लोब्स होता है, जैसे कि आपने बेसोफिल में देखा था। याद आया आपको? अब एस शेप न्यूक्लियस को बनाइए आप, देखिए एस शेप में 3 लोब है मान लीजिए ये, तो एस शेप न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। ये एस शेप न्यूक्लियस हो गया। कंफर्म? अब जब आपने इसका फोटो लिया तो आपके फोटोग्राफी का व्यू ये अपर व्यू था, तो केवल ये सेक्शन ही फोटो में आएगा। अरे यस और नो? नीचे का तो दिखेगा ही नहीं ना, इसके नीचे आ गया इसलिए। तो इसलिए आपको सिर्फ ये दिखा और आपने कह दिया कि ये तो गलत बन गया, किडनी शेप हो गया ये। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इस डायग्राम में कोई करेक्शन नहीं है और ना आपको करना है। कॉन्सेप्ट नाउ क्लियर? क्योंकि ये सब माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंटेशंस होते हैं। आप यदि हाथ से डायग्राम बना के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आपका बनाना जरूरी होता है, बट ये सेक्शन का डायग्राम है इसलिए आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो जो गलती है वो गलती नहीं है, अपने को समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? सो अमीबॉइड है, किडनी शेप न्यूक्लियस होगा मैक्रोफेज में, साइटोप्लाज्म ए ग्रेन्युलर, बट इट सिन अपीयर जस्ट लाइक द ग्रेन्युलर। और क्यों ग्रेन्युलर है वो ध्यान रखिएगा, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ लाइसोसोम। कंफर्म? लाइसोसोम का नंबर ज्यादा होने की वजह से ग्रेन्युलर नजर आता है। एक अच्छा पॉइंट है इसका, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी शेप वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह ये तो बहुत रेयर पूछते हैं, और यहां नहीं पूछेंगे आपसे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपको डब्ल्यूबीसी में ही पूछेगा वो। न्यूट्रोफिल में कैसा? 5 लोब्ड, याद आया? बेसोफिल में कैसा? 2 और 3 लोब। एसिडोफिल में कितना? 2 लोब्ड। लिम्फोसाइट में एक ही होगा, मोनोसाइट में एक ही होगा। कंफर्म है ना? तो वो न्यूक्लियस यहां नहीं पूछना कोई आपसे, ध्यान रखना। अब आते हैं, देयर अदर नेम इज स्कैवेंजर सेल। इनका नाम है स्कैवेंजर सेल बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू फेगोसाइटोसिस। भैया आपने लाइसोसोम बहुत सारे रख रखे हैं तो कुछ तो काम आएंगे, तो ये आपके लिए फेगोसाइटोसिस करेंगे। किसका? वायरस का, बैक्टीरिया का, और साथ में सेल की टूट फूट का, सेल डिब्रिस, सब फेगोसाइट कर जाएगा इस सेल। एंड दीज आर जस्ट सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ये टिश्यू के सोल्जर हैं, और मोनोसाइट ब्लड के सोल्जर है, राइट? अब टिश्यू तो हर जगह होगा ना, तो हर ऑर्गन को इसकी जरूरत है मैक्रोफेज की। बस नाम बदल लिया वहां जाके इसने अपना। लिवर में कहा कुफ्फर, कुफ्फर सेल। लंग्स में कहा डस्ट सेल। ब्लड में कहा मोनोसाइट। ब्रेन में कहा माइक्रोग्लियल सेल। किडनी में कहते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल। किडनी में क्या कहते हैं? रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल। और ब्रेन में कहते हैं माइक्रोग्लियल सेल। जहां आपकी थायमस ग्लैंड है, यहां थायमस में कैसे? हैसल कॉर्पसल, HASSAL। क्या कहते हैं? हैसल। बट आपको 4 याद है, वही याद रखना, कुफ्फर, डस्ट, माइक्रोग्लियल और मोनोसाइट। बात खत्म, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस नाम चेंज हुआ, काम चेंज थोड़ी होगा। वो भी तो फेगोसाइटोसिस करते हैं, ये भी फेगोसाइटोसिस करेगा। सो दिस इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट सेल, दैट इज कॉल्ड मैक्रोफेज। कंफर्म बेटा? याद रहेगा। तीसरा जो सेल है उसको यहां लेना, इधर अब मैं एडिपोसाइट बनाऊंगा तो छोड़ देना। थर्ड है बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मास्ट सेल, जिसको मैंने यहां लिखा है। मास्ट सेल बना दीजिए, ऊपर ले जाना उसको। मास्ट सेल में साइटोप्लाज्म में बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है।
अच्छा चलो एक और काम अपन देखेंगे, मान लो ये मास्ट सेल नहीं है तो फिर आप स्टेन करके देख लो, मिथाइलिन ब्लू डाल दो, इस पे भी डाल देना और इस पे भी डाल देना, कलर यही देगा, क्योंकि इसमें बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो ग्रेन्युलर जरूर है लेकिन वो तो लाइसोसोम की वजह से, लाइसोसोम थोड़ी मिथाइलिन ब्लू से कलर लेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये सेल वही है, कौन, मास्ट सेल। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको काट के इसको लिख देते हैं मैक्रोफेज, ये भी अमीबॉइड है ये भी अमीबॉइड है, और इसमें जाके एस शेप बना दिया, इसको बदल दो अपने, तो क्या है, घर का राज है। एग्जामिनर थोड़ी सोचेगा इस बात को, तो ये ध्यान रखना है अपने को। ओके, मास्ट सेल में एस शेप न्यूक्लियस है जस्ट लाइक द बेसोफिल, और इसीलिए यहां पर बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी मिलेंगे दैट आर स्टेन्ड बाय बेसिक डाई मिथाइलिन ब्लू। एसिडिक डाई का नाम बताओ, ईओसिन, है ना, याद रखना है, जनरल पॉइंट्स हैं। तो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, and stained by methylene blue. कंफर्म? अब साहब ये भी मस्त सेल है, मस्त, नाम ही मस्त है, तो काम भी तो मस्त होंगे। इसके फंक्शन पे थोड़ा कंसंट्रेट करना। इट इज रिलेटेड टू सिक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, और फिर आपने लिखा ही था साथ में मैट्रिक्स, लेकिन वो फ्यू अमाउंट याद रखना है। सेरोटोनिन का दूसरा नाम है 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। सेरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन भी कहते हैं, राइट। सेरोटोनिन लोकल केमिकल है, लोकल हार्मोन है, और लोकल न्यूरोट्रांसमीटर है, तीनों ब्रेन में भी रिलीज होता है सेरोटोनिन। तो लोकल केमिकल कहो, हिस्टामाइन को भी कह सकते हो आप लोकल केमिकल, तो लेकिन सेरोटोनिन के 3 नाम, लोकल केमिकल, लोकल हार्मोन एंड लोकल न्यूरोट्रांसमीटर। किसको कहते हैं? सेरोटोनिन। अब इसमें पूछने वाली बात क्या है वो समझते हैं, इसका सबका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मॉड्यूल में लिखा है, आपको वहां से पढ़ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। याद क्या करना है वो पहले डिक्टेट कर लो। हिस्टामाइन को लिखना वीडी, वैसोडाइलेटर, बस यहीं से केस सोल्व हो जाएगा। सेरोटोनिन को लिखना वीसी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, केस सोल्व हो जाएगा। और हिपेरिन जानते हो आप, एंटीकोगुलेंट है। एक एक की बात करते हैं, लिख लो पहले, फिर एक एक को समझेंगे। मान लीजिए आपको कट लग जाए, क्या करोगे? इनमें से क्या रिलीज होना चाहिए? और हिपेरिन भी तो आना चाहिए। पहले क्या करोगे? पहले ब्लड लॉस कम करोगे, सही है ना, कि ब्लड तू तो बहता रहे, 8 से 9 मिनट में क्लॉटिंग कर लेंगे हम। तब तक तो पता लगा कि करीब 1 यूनिट ब्लड निकल गया, ठीक है। और कई महानुभाव तो आपने देखे होंगे, हमें नहीं जीना है। अरे भाई क्यों नहीं जीना है? धरती पे आया तो एक ही तो काम करना है, वो क्या है? जीना, सही है ना। अब सुनो ध्यान से, कोई वेसल कट गई तो सबसे पहले है कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और ब्लड लॉस कम हो जाए, बाद में हम क्लॉटिंग का प्रोसेस तो करते रहेंगे। तो उस जगह पर आएगा सेरोटोनिन। जैसे ही कट लगा तो नियर बाई मास सेल एक्टिवेट होंगी डैमेज सेल्स की वजह से, तो वहां पे आया सेरोटोनिन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड लॉस को कम करेगा, तो ये तो क्या हो गया? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। पक्का? न्यूरोट्रांसमीटर भी है ये, और न्यूरोट्रांसमिशन में जहां ये रिलीज होता है वहां पर इनिबिशन पैदा करता है, ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है, समझे आप। फिर आया हिस्टामाइन, वैसोडाइलेशन। एक एग्जांपल से समझा देता हूं, जल्दी समझ में आएगा। बी स्टिंग, मधुमक्खी का डंक। आप में से कईयों ने मधुमक्खी का डंक खाया होगा, खाया इन द सेंस लिया होगा, है ना, खाने की बात ही चल रही है। अब जब वो डंक लगाना तो आपको पॉइजन मिला, दैट इज कॉल्ड एलर्जन। क्या कहते हैं उसे? एलर्जन। अब एलर्जन क्या करता है? जो स्टिंग लगा है उससे जो सेल्स डैमेज हुई हैं, और जो एलर्जन है वो नियर बाई मास सेल को एक्टिवेट करेगा, तो हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा, और हिस्टामाइन आके वहां के वेसल्स को डायलेट करेगा। आप जानते हैं वेसल्स में पोर होते हैं,
मेम्ब्रेन खिंचेगी तो पोर क्या हो जाएंगे, ब्रॉड, और उसकी WBC जो है ब्लड की वो निकल के बाहर आएगी. दैट इज कॉल्ड डायएपिडियासिस. क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, डायएपिडियासिस. एंड द amount of that WBC with some liquid is called WBC exudate. WBC exudate कहते हैं, EXDUTE, exudate कहा जाता है, राइट. तो एक्सोडेट हुआ. अब WBC आके क्या करती है, एंगल्फ करेगी एलर्जन को, राइट. एक्टिविटी इज कॉल्ड एलर्जी और इन्फ्लेमेशन. 4 कैरेक्टर आते हैं, स्वेलिंग आया, पेन हुआ, रेडनेस हुआ और टेम्परेचर बढ़ गया. पक्का? दैट आर कॉल्ड inflammation. So this histamine play a role in allergic and inflammatory reactions. लेकिन हाँ, पूरी बॉडी में यदि मधुमक्खी खा जाए तो डेथ भी हो जाती है, क्योंकि इतना हायर इन्फ्लेमेशन बॉडी को बर्दाश्त नहीं हो सकता. और उस कंडीशन में एनाफाइलेटिक शॉक. याद आ गया? तो लिया है अपन वहां तक घुमा फिरा के बात को. बस यही तो पूछना था कि लास्ट में आप ये वर्ड बोल दें और अपना डिजीज से कनेक्शन मिल जाए. ओके बेटा? तो ये तो कहानी थी हिस्टामाइन की. अब बारी आती हिपेरिन की. तो हिपेरिन तो अपन जानते हैं एंटीकोएगुलेंट है, एक कन्वर्जन को रोकता है. बताओ किसका किस में कन्वर्जन को रोकेगा, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में या फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में? बताओ भाई बताओ, दोनों ऑप्शन में आएंगे. प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने से रोकेगा. पक्का? आज चेक कर लेना घर पर जाके, ये दोनों लाइनें याद होनी चाहिए आपको कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है, कौन रोकता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलेगा, कौन रोकेगा. डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो गई तो क्या क्लॉटिंग हो पाएगी क्या, ये सब याद रखना आप, है ना? याद रहेगा. अब 3 नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, कॉपी के पीछे लिख लो या यहां लिख लेना, यहां जगह हो तो आपके पास. 3 नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स हैं, हिपेरिन, हिरुडिन, दैट इज फ्रॉम द लीच, हिरुडिनेरिया, डायवर्सिटी में पढ़ा था अपन, एंड एनोफिलिन फ्रॉम द एनोफिलीज. एनोफिलीज भी अपने लार में एनोफिलिन रखती है ताकि ब्लड क्लॉट नहीं हो. तो हिपेरिन हो गया, हिरुडिन हो गया और एनोफिलिन हो गया. एनोफिलीज से बना एनोफिलिन, PHLIN, राइट. 3 तो नेचुरल, 3 आर्टिफिशियल भी हैं. नोट करो, 3 आर्टिफिशियल एंटीकोएगुलेंट्स, सोडियम ऑक्सिलेट, सोडियम साइट्रेट और एक है EDTA, एथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, EDTA. सोडियम ऑक्सिलेट, सोडियम साइट्रेट और EDTA, ये 3 आर्टिफिशियल होते हैं. EDTA का, ऑक्सिलेट का यूज ब्लड बैंक्स में होता है. जब हम ब्लड डोनेट करते हैं उस पॉली बैग में ऑलरेडी EDTA का मिक्सचर होता है और इसलिए उस पॉली बैग में उसमें क्लॉटिंग नहीं होती है. कंफर्म? कितना ब्लड डोनेट करते हैं 1 यूनिट में, कितना होगा? 500 ml बहुत ज्यादा है, इमरजेंसी में आ जाएगी बॉडी. बताइए भाई. 300 से 350 ml. भाई 4.5-5 लीटर तो फीमेल में और 5 से 5.5 लीटर किसमें, मेल में. अब उसमें से 500 ml निकाल लोगे तो गड़बड़ हो जानी है सारी. तो 300 to 350 ml 1 लीटर, सॉरी 1 यूनिट ब्लड कहा जाता है. तो उस पहली बैग में जगह इतनी बनाई जाती है कि उतना ही आएगा. कोई लेना चाहे ज्यादा तो नहीं ले पाएगा. ठीक है ना? और फिर उस दौरान आपके एंडोक्राइन सिस्टम शुरू होती है एड्रिनल ग्लैंड से ब्लड डोनेट करने के. ये सब लिंक है जो मैं आपको वहां तक ले जाके छोड़ रहा हूं ताकि कभी भी अपन उलझे ही नहीं. आप ब्लड देते हैं तो इमरजेंसी में जाते हैं तो एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है एंड एड्रिनलिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन इन स्प्लीन, दैट इज द ब्लड बैंक. कितना ब्लड यूज रखता है अपने पास में स्टोर? करीब 20% के आसपास ब्लड जो है वो उसमें से होकर सर्कुलेट होता, फिल्टर होता रहता है. तो स्प्लीन में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्स्ट्रा ब्लड मेन सर्कुलेशन में आके जो ब्लड आपने दिया उसकी कमी पूरी कर रहा है और इसलिए हमारी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. डॉक्टर्स कहते हैं ना 2 मिनट बैठ जाओ, ये जूस पी लो, फिर 5 मिनट और बैठे रहो जैसे था.
और फिर बोलिए ये सर्टिफिकेट लीजिए और घर जाइए। सर्टिफिकेट कभी काम आना नहीं, देना तो चाहिए ना बेटा। बॉडी में रेड बाउंड मैरो को काम करने का मौका तो दो, और साथ में दूसरे की जान बच रही है, वो तो मानवता की निशानी है ही। अब तुम तो कहते हो हम तो ब्लड देंगे ही नहीं किसी को, तो 120 दिन बाद तो आरबीसी खत्म, 7 दिन बाद डब्ल्यूबीसी खत्म, प्लेटलेट्स का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और किसी को डेंगू हो जाए और तुम कहते हो मैं तो दूं ही नहीं, और वो मर रहा हो बेचारा, प्लेटलेट्स की जरूरत है उसको। व्हाट इज द अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट ऑफ द प्लेटलेट? 2.5 लाख, 1.5 से 2.5, याद आया कुछ? याद रखना बेटा, ये नॉर्मल वर्ड्स होते हैं। जैसे किसी से पूछा जाए, मान लीजिए ये डॉक्टर साहब बनने वाले हैं, अब ये पढ़ा लिखा लगता है ये शक्ल से, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी बूढ़े बाबा जा रहे हैं और इससे पूछ ले कि बेटा मेरा पर्चा देखियो, डॉक्टर कह रहा है कि मेरा ब्लड जो है वो मीठा हो गया, दैट मीन्स डायबिटीज हो गई। अब इसने तो पर्चा पढ़ा और इसने अपनी नॉलेज झाड़ दी उस पर। भाई इज्जत का सवाल था ना। उसमें लिखा हुआ था कि ग्लूकोज लेवल आफ्टर द पोस्ट प्रेंडियल एक्टिविटी, यानी फूड लेने के बाद जो दिख रही है उसमें, वो दिख रही है 380 to 400। इसने कहा कि यार अब तो इज्जत पे आ गई, पता था नहीं। और इसने कहा कि बाबा कोई दिक्कत नहीं है, 1000 होने दे, अभी तो 350 तो चल रही है, इससे कुछ नहीं होता बाबा, मेरे ही इतनी तो सही है ना कि नहीं। मीठा खा, तू तो मिठाइयां खाना घर जाके लपक के दबा के, अभी कुछ नहीं है, तू नॉर्मल है, देख कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और वो बेचारा वहां गया, 2-4 किलो मिठाई खा गया एक साथ, फाइल निपटा दी उसकी वहीं पर। मतलब जब तक नॉलेज नहीं हो तब तक नॉलेज बांटनी भी नहीं चाहिए। अब मान लीजिए सपोज कि उसमें लेवल लिखा था फास्टिंग लेवल इज लेस देन 50, और इसने कहा बाबा कोई टेंशन नहीं है, वो कह रहा है कि मेरा तो जी घबरा रहा है, बोल कुछ नहीं, ग्लूकॉन डी ले, राइट। तो वो डायरेक्शन तो सही है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, बट इसने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं, अभी तो और कम होने दे, 10 तक आन दे, तो मेजर ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाता है। किडनी निपटेगी, लीवर जाएगा, लंग्स जाएंगे और ब्रेन जाएगा, और लास्ट में आत्मा कन्वर्टेड इनटू। तो नॉर्मल लेवल के नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि ग्लूकोज लेवल फास्टिंग कितना होना चाहिए, पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए, डायबिटिक में कितना होना चाहिए, जुवेनाइल डायबिटीज किसको कहते हैं, ऑनसेट डायबिटीज किसको कहते हैं, यूरिन में यूरिया का अमाउंट कितना होना चाहिए नॉर्मली। समझ में आया आपको? ये सब आपके लिए घरेलू उपचार में काम आते हैं, समझे कि नहीं। अब किसी को यूरिक एसिड ज्यादा आ रहा है यूरिन में, बोले खा प्रोटीन, घोल घोल के लिए प्रोटीन के डब्बे में से प्रोटीन निकाल निकाल के, आजकल तो बहुत सारे लोग प्रोटीन खाते हैं ना, वो बढ़ जाएगा उसके। तो ये एक्टिविटीज आपको पता होनी। बीपी नॉर्मल कितना है वो अपने को पता होना चाहिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, है ना बेटा। ये नॉर्मल बातें हैं, या बाद में तो आप खैर मुझे पढ़ाओगे, मुझे मालूम है ना, वो तो मैं इंतजार में हूं कि आप मुझे एक और अच्छा बताएं। और बच्चों से बाद में फिर एमबीबीएस पीजी वीजी करने के बाद जब उनसे सलाह लेते हैं ना, तो मैं चुप हो जाता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं बोलता, वो ही बोलेगा, क्योंकि अब वो एक्सपीरियंसड है हमसे ज्यादा। सही है कि नहीं है? नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है, वो तो बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है पीजी करने के बाद। होम्योपैथिक में नहीं जाना रे, होम्यो होम्यो कर रहा है हम यहाँ एलोपैथिक की बात कर रहे हैं। नहीं ये ऐसा नहीं बोला, वो तो मैं ही बोला मजाक में। एज डिफरेंस देखो, रेस्पेक्ट एक अलग बात होती है, बट ओहदा भी अपने आप में एक औकात होती है, समझे आप। रेस्पेक्ट एक अलग बात होती है और ओहदा अपने आप में औकात होती है। समझ में आया कि नहीं आया? वाह वाह क्या कर रहा है, तेरे को तो कव्वाली में ले जाऊंगा बेटा मैं चलो जी, तो ये प्रोडक्ट्स ध्यान रखना, और मैट्रिक्स का अपने को मालूम है। अब आप देखिएगा यहां पर हम लोग अपनी तरफ से कुछ सेल्स बना देते हैं, न्यूक्लियस बीच में यहां पेरिफ्री पर है, और इनमें फैट ग्लोब्यूल्स दोनों में अलग अलग कलर से बनाने की जगह एक ही जगह ब्लैक कलर के फैट ग्लोब्यूल्स हैं, इधर एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल है। ये 2 सेल यहां बना दो ताकि अपने को इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाए बस। तो देखिए ये जो सेल्स अपन यहां देख रहे हैं,
ये है, एक ही साथ ले लेता हूं, बाद में इनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये है बेटा एडिपोसाइट, या इन्हें कहेंगे एडिपोस सेल। ये नंबर 4 है। अच्छा, आप तो सबसे ज्यादा याद रख लो, पहले ही पहले नंबर वाली सेल पे स्टार लगा लो। एनसीईआरटी ने जो दिया है वो तो अपन याद रखें हमेशा। मैक्रोफेज पे लगा लो और मास्ट सेल पे लगा लो, इन्हीं की बात हो रही है ज्यादातर, एडिपोस की भी हुई है बट वो 4th नंबर पर है। अब देखो जो एडिपोसाइट है, इसका काम है फैट स्टोरेज, नाम से पता लग रहा है। अब फैट कैसे स्टोर होगा, पहले छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स आएंगे, वो फैट ग्लोब्यूल बनाएगा और उससे फिर फैट कन्वर्ज हो जाएगी, फैट बनेगी। सो ऑयल ड्रॉपलेट से फैट ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल से क्या बना, व्हाइट या ब्राउन फैट, ठीक है। और एनसीईआरटी ने एक लाइन भी लिखी है जो इंडियंस पे लागू नहीं होती है, गलती से लिखती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूटिलाइज्ड फर्दर कन्वर्ट्स इनटू स्टोर इनटू फैट, हमारे ऊपर लागू नहीं। सही बात है कि नहीं। काहे का एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, जब पेट में भूख लग रही है, सामने वाला जो है वो दबा के रसगुल्ले खाए जा रहा है और हमारा फेवरेट रसगुल्ला है, तो भाई साहब ये बताओ मुझे कि आप रोक पाओगे क्या अपने आप को? नो। किसी को चॉकलेट खाने की है, आप कभी भी खाना खा के आए, ठूस के मैस के 25 चपाती एक साथ, 4 बाल्टी पानी, एक बाल्टी वेजिटेबल, एक बाल्टी दाल, ठूस के आया लपक के, और सामने उसकी फेवरेट चॉकलेट दिखाया है, सामने वाले कह रहा है ले खा ले, तो रोक पाएंगे क्या अपने आप को? ना। सही बात है कि नहीं। ये सब बातें, ये जो लाइन है ना, केवल उसी लाइन की बात कर रहा हूं, ये फॉरेनर्स पर ज्यादा लागू होती है, हमारे ऊपर नहीं। हम लोग हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं। सही बात है कि नहीं। हम तो कॉन्शियस हैं कि भगवान ने जितनी लाइफ दी कोई माइकल लाल नहीं छीन सकता, कॉन्सेप्ट ऑलवेज क्लियर। सही बात है कि नहीं है। मरना एक दिन सबको। कोई मीठी चाय पीता घर में, जैसे बुजुर्ग लेडीज को, जेंट्स को देखो आप, दादाजी वगैरह, वो सब बचपन से पीते आए मीठी चाय, डायबिटीज मजाल उनको हो जाए, जेनेटिकली है ही नहीं, और आप रोक दो किसी दिन गलती से, डायबिटीज हो गया, दादा आपको, दादू आपको डायबिटीज हो, तेरे दुश्मनों को, मेरे क्यों कर रहा है तू? और बोले वो चाय ही क्या जिसमें 4 चम्मच चीनी नहीं हो एक कप में। आप कॉन्सेप्ट सुनो उनके। और चाय भी भगोना भर के पीते हैं, पूरा बाल्टी भर के, पूरा बड़ा वाला गिलास लेके जमाजम, और आलती पालती पोस्टर में बैठ के, और जो सटकारे मारता शानदार वाले खींच के, अब बीच में टोक दो लो, तुम्हारी धुनाई नहीं हो जाए तो। है कि नहीं है ऐसा? अब फॉरेनर्स बड़े चालाक होते हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस बहुत तगड़े होते हैं। लेकिन मेरा तो देखो, मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। कि जब तक ये नहीं भरे तब तक ये कैसे चले। सही बात है कि नहीं। और इंडियंस का तो मेन खजाना ही खाना है, और हमारे इंडिया में तो वैरायटी ऑफ खाना है। सही बात है कि नहीं। बोले मत तू, मुझे मालूम तू मैथ्स की बात बता रहा है सारी, मिर्ची बहुत ज्यादा है, दाल में दाल नहीं है, ढूंढो दाल, हाथ देते हैं दाल ढूंढते हैं किधर। अब वो कॉन्सेप्ट थोड़ी लगते हैं यार, ये तो पढ़ाई का टाइम है तब। अच्छा, अच्छा खाना ना मिलना ये आपकी किस्मत है। यस। और आप ध्यान रखना, ये आपके सिलेक्शन में मेन रोल यदि किसी का रहेगा ना, तो वो मेरा नहीं है, टीचर्स का नहीं है, वो मेन मैथ्स वाले का रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई आपको रोज अच्छे अच्छे पकवान बना के दे वो, तो खाओगे और खर्राटे मारोगे। तो वो रोज क्वालिटी इसलिए गिराता है कि आप जो है वो थोड़ा सा पढ़ाई करें, खाने पे ध्यान ना दें। तो तुम तो क्या नालायक हो ना, पैसे दिए खाना अच्छा दे, पैसे दिए खाना, अरे भाई ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पढ़ाई से जोड़ के पढ़ लो ना थोड़ा सा, अच्छा सोचता है आपके लिए। तो जब सिलेक्शन हो जाए ना, तो सबसे पहले पांव उसी के छूना कि तेरी वजह से हुआ है सिलेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे फैक्ट है यार, इसमें क्या है, गलत बता रहा हूं क्या? चलो आपके पेरेंट्स आपके साथ रहे तो रोज आपको बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं, शानदार शानदार काजू बादाम ही चल रहे हैं रोज, तो भाई साहब तुम लोग हिलोगे नहीं जगह से, और ये ब्रेन जो है ना ये काम नहीं करेगा। भाई थोड़ा भूखा रहना बहुत जरूरी होता है। हाँ, न्यूट्रिटिव फूड हो ये तो है ही, खैर क्योंकि बॉडी नहीं चलेगी उसके बिना। तो अब विदेशी क्या करते हैं, पहले वो देखते हैं कि एक्सपायरी डेट। ये बड़ा जोर का झमेला है एक्सपायरी डेट का।
आप में से कितने लोग हर बार जब भी कोई पैकेट फूड खाते हैं एक्सपायरी जरूर देखते हैं? झूठ बोल रहे हैं ये सब। सही बात है कि नहीं? जब मन किया ना और जब लपक के भूख लग रही हो तो आदमी खा लेता, फिर सोचता अरे यार एक्सपायरी तो नहीं था। और उसके बाद उसका आप एटीट्यूड देखो, आप उसका अटेंशन देखो, आप उसका तरीका देखो, उसकी सोच देखो। अरे 2 ही दिन तो हुए बिस्किट के पैकेट में फेंके यार, क्या यहां गुड़गुड़ होगी तो मान लेंगे कि एक्सपायरी, हम भी एक्सपायर। और जब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा तो ये काय का एक्सपायरी? सही बात है कि नहीं? और एक्सपायरी डेट जनरली उन चीजों पे रेफर की जाती जो पैकेट वाले फूड्स हुआ करते थे और उन एरियाज में जहां कोल्ड एनवायरमेंट होता है। रसिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए, ग्रीनलैंड, वहां क्या है, फूड का बहुत दिनों तक प्रिजर्व करना जरूरी था। इसलिए ये इज्जा पिज्जा बर्गर टर्गर ये सब तभी तो आए। ये हमारे फूड्स नहीं है और हमें खाना भी नहीं चाहिए रियली में, क्योंकि ये फूड्स हमारे है ही नहीं। हमें तो गर्म खाना पसंद है क्योंकि हम इक्वेटर पे रह रहे हैं। दाल बाटी चूरमा जो लपका के खाओ, आहा हा हा, क्या आनंद आता है कि नहीं आता है? हमारे राजस्थान में तो ये होता है भाई, मेन फूड है। ठीक है, साउथ में जाओ तो वहां ताजा इडली डोसा सांभर बनते हैं, खराब तुरंत हो जाएंगे दूसरे दिन ही, पता ही नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर फ्रेश फूड खाने के आदी हैं और वही हमारी बॉडी और हमारे टेम्परेचर हमारे एडेप्टेशन के लिए जरूरी है। ये पिज्जा बर्गर जरूरी नहीं है, ये आपके एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को खत्म कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को खत्म करते हैं और आप जो है वो धीरे धीरे बीमार होने लगते हो, क्योंकि आपके एंटीऑक्सीडेंट को इन्होंने खत्म कर दिया। और ताजा सब्जियां खाइए, आप ढूंढो दाल खाइए, अरे कुछ तो मिलेगा भाई। और वो सब आपकी इम्यूनिटी में कहीं न कहीं काम आएगा, मतलब कहीं भी वो नेगेटिव नहीं है। हम तो एक्सपायरी देखते ही नहीं है साहब, बहुत कम ऐसा है कि देखनी चाहिए, वैसे एक एजुकेटेड है तो देखनी चाहिए, बट इंडियंस पे लागू नहीं होता ये वाला फॉर्मेट। खाने के बाद देखते हैं अपन तो। सही बात है कि नहीं है? और इसीलिए हमारा पेट भरा रहता है तो ब्रेन बढ़िया चलता है। सही बात है कि नहीं है? वो लोग जब निकलते हैं ना बाहर, तो कौन, मतलब फॉरेनर्स, तो बोल रहा है, चाह रहा है मैं बार बार रसिया बोलूं। हम्म? बोल तो सही, तू क्या बोलना चाह रहा है? ऑस्ट्रेलियन बोलूं? तो ब्याह करना है? बात घूम फिर के वहीं आ जाती थी। आप जो वहां के लोग जब वर्क कल्चर में डलते हैं ना, उनका एक बड़ा पता नहीं क्या तगड़ा का तरीका है, वो जब भी डिसाइड करते हैं अपना, तो उनका एक डाइट चार्ट होता है। वो पहले संडे को ही बन जाएगा, वो इस पूरे वीक मुझे कितना खाना है, कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है। कि भाई मंडे को सुबह 10 से और 4 बजे तक के ऑफिस जाना है, तो 10 से 4 के बीच में वर्कआउट ज्यादा है तो इस टाइम पर इतनी कैलोरी कंजप्शन होना चाहिए। ट्यूसडे को फिर हम जाएंगे ही नहीं तो इतना सा ही होना चाहिए, 50 कैलोरी मान लीजिए। ठीक है, फ्राइडे से हमारी छुट्टी चालू हो जाती है, वहां 5 डे वीक, बोल हमारा इतना इतना सा कैलोरी होना चाहिए। और इंडिया में जब ऑफिस जाते हैं ना, तो माँ ने कहा है कि भूखे नहीं जाते और डब्बा साथ लेके जाते हैं, और फिर ब्रेकफास्ट भी करके जाते हैं। और ब्रेकफास्ट में कहते थे 5 पराठे बना देना आलू के बढ़िया वाले, अचार हो तो वो भी रख देना, दही हो तो वो भी रख देना। क्या पता, माँ ने कहा है भूखे नहीं जाए, क्या पता खाना मिले ना मिले। देखो हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपसे क्लियर कह रहा हूं इस बात। भूखा जाना मना होता घर से, कि भूखा नहीं जाते, काम नहीं होते नहीं तो। लेकिन उसके पीछे की थॉट ये है कि एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, तो वो काम करने में मन लगेगा, शरीर भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा और उस काम में सक्सेस मिलेगी। भूखे जाओ, ध्यान तो खाने पे है। घर पे मान लो आपका स्वादिष्ट, आपका फेवरेट फूड बना और उसको छोड़ के चले जाओ आप, तो भाई साहब आपका वैसे ही काम नहीं होना। सही है कि नहीं है? अरे तू तो मुस्कुरा ले थोड़ा सा, मुस्कुराने के लिए बातें कर रहा हूँ इतनी सारी, पढ़ाती तो दुनिया भी है, समझे? और हम मुस्कुराते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? अरे ये तो सब चलता रहेगा, ये तो क्या एक झटके में खींच दूंगा अभी क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है और दिक्कत भी नहीं है, बट बातें बहुत शानदार है। अरे देखो, टेंशन हमेशा होती है दुनिया दुनिया में, पढ़ाई की टेंशन किसको नहीं है, और उसी बीच में कहीं टाइम निकाल ले मुस्कुराने का, तो क्या दिक्कत है सर? समझे आप? फिर उसके बाद लंच भी करना है, तो ये टिफिन भी लेके गया था, 5 पराठे सरका के गया घर से। दोपहर में इतना रायता, छाछ का गिलास, दही,
रसगुल्ले, देखा, हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, ये बात कर रहा है सारे। तुम्हें कहीं से लगता है कि ये इतना सारा खा लेगा? जस्ट जोकिंग। नाराज हो गया क्या? हो जाएगा तो क्या कर लेगा? जस्ट जोकिंग। समझ में आया? और फिर शाम को 5 बजे ही वापस ऑफिस से आए और ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि सुबह से कुछ खाया नहीं हो। चाय भी, बिस्किट भी, उसके साथ पोहे हुए पड़े हो तो वो भी दे दो, भुजिया, खुद भी भुजिया जैसा ही है। समझ में आया कि नहीं आया? वर्थ भी होती। लेकिन अब इन सब के पीछे की थॉट ये है कि हमारा पेट भरा है तो ब्रेन चल रहा है बढ़िया। और कई तो ऐसा होते हैं कि सुबह 5 पराठे खा के सो ही जाते हैं, बोला आज निकल जाएंगे। ऐसे भी होते हैं कुछ, बोला आज तो मन नहीं कर रहा। वहां क्या है, जब पेट में ही खाना नहीं गया बाहर तो ये कैसे चलेगा? और इसलिए एक आर्टिकल पढ़ना आप, मिस्टर ओबामा का, प्रेसिडेंट ऑफ, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर, राइट। उन्होंने, इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा, वो जब भी किसी यूनिवर्सिटीज में जाते थे ना तो अपने स्टूडेंट्स को समझाते थे, वहां के लोकल स्टूडेंट्स को, कि नालायक को पढ़ लो नहीं तो इंडियंस आ जाएंगे। आप देखिए मैक्सिमम जगह पर उन्होंने बात कही है, क्योंकि मालूम है कि इंडियन ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। नालायकों का पेट भी भरा रहता है और उस वजह से ब्रेन भी खूब चलता है और लपक के काम करते हैं। वो 5 डे मांगते हैं, ये कहते हैं कि हमें तो तू 7 में 20 डेज बना के दे, ओवर टाइम पर ओवर टाइम। यहां से बाहर कमाने वालों की आप हालत देख लो ना, उनका एक ही उद्देश्य होता है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, क्योंकि पैसे के बिना जिंदगी नहीं चलती साहब। सही बात है कि नहीं है? तू वाह वाह क्या कर रहा है? मेरे जब भी कव्वाली का प्रोग्राम होगा, ये शागिर्द मैं जरूर साथ ले जाऊंगा, हर बात पे बीच में बोल देगा वाह वाह। तो समझे आप बेटा, बात को समझने की कोशिश करना। लेकिन फिर भी ये सही है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो यूटिलाइज नहीं होते वो सब कन्वर्ट होते हैं किसमें? फैट में। और इस फैट को कमाने के लिए भी पैसा खर्च होता है, और जब गंवाने की बारी आती है तो ज्यादा पैसा खर्च होता है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी लाइन मैंने बताई है, इसको याद रखने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एनसीईआरटी की लाइन है। अब ये जो सेल्स हैं ये 2 टाइप की हैं, एक मोनोलॉक्यूलर और एक मल्टीलॉक्यूलर। 2 टाइप की सेल्स हैं, मोनो एंड मल्टी। देखो डायग्राम से याद रखना, इसमें न्यूक्लियस पेरीफ्री में होगा और एक फैट ग्लोब्यूल होगा। इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होगा और पेरीफ्री में बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स यहां देखने को मिलेंगे। तो देखो बेटा, लेबलिंग से ही याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूक्लियस इधर पेरीफेरल है, उधर सेंट्रल है। ये यहां पर फैट ग्लोब्यूल है, ध्यान रखना, फैट ग्लोब्यूल। तो इधर ये मल्टीपल हैं, बहुत सारे हैं छोटे छोटे से। अब जब इधर फैट ग्लोब्यूल बड़ा हो गया तो लेस साइटोप्लाज्म हुआ, लेकिन इधर तो साइटोप्लाज्म मोर होगा। सेल ऑर्गेनल में माइटोकॉन्ड्रिया, जब साइटोप्लाज्म कम है तो सेल ऑर्गेनल कम होंगे ना, इधर लेस इधर मोर, कंफर्म। इधर साइटोप्लाज्म कम उधर ज्यादा, इधर माइटोकॉन्ड्रिया कम उधर ज्यादा। और माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो इधर एनर्जी कितनी कम या ज्यादा? इधर लेस एनर्जी मिलेगी, इधर मोर एनर्जी मिलेगी। बच्चों मल्टी से बनती है ब्राउन फैट और इधर बनती है मोनो से व्हाइट फैट। जिस फैट में मोनोलोक्यूलर होंगी वो व्हाइट फैट, जिसके अंदर मल्टीलोक्यूलर होंगी वो ब्राउन फैट। और इसी से फिर टिश्यू बन जाएगा, ब्राउन एडिपोज टिश्यू और व्हाइट एडिपोज टिश्यू। टिश्यू में पढ़ेंगे तो इनका टाइप बदल देंगे अपन, और कुछ नहीं है, नाम बदल देंगे, सॉरी। इतना सा अपने को ध्यान रखना है। तो बताइए न्यूबॉर्न चाइल्ड की स्किन में कौन सी फैट मिलेगी? ब्राउन। रोडेंट्स में क्या मिलेगी? ब्लबर में क्या मिलेगी? व्हाइट। हम्प ऑफ कैमल में क्या मिलेगी?
येलो बोन मैरो में क्या मिलेगी? व्हाइट फैट। इधर तो 2 ही 3 एग्जांपल है। थर्मोरेगुलेशन दोनों ही कर सकती है, बट मैक्सिमम व्हाइट करती है। ठीक है, ये बाद में एग्जांपल में आ जाएगा। उसके बाद आप देखो, यहां 2 अपन सेल्स बना लेते हैं। एक तो ये और एक कार्टविल सेल। ठीक है, 2 बना दीजिए। ये तो है नंबर 5 लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और ये है नंबर 6 प्लाज्मा सेल। ठीक है, प्लाज्मा सेल का दूसरा नाम क्या है? कार्टविल सेल, जो अपन जो है बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, पहले लिम्फोसाइट लेते हैं। देखो, लिम्फोसाइट में लार्ज न्यूक्लियस, लेस साइटोप्लाज्म होगा। ये दोनों पॉइंट इसी के हैं लिम्फोसाइट के। और फंक्शन सिर्फ याद रख लो, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। किसका प्रोडक्शन होगा? एंटीबॉडी का। ठीक है, पता ही है ना, ब्लड में देखी है। और इसी के क्लोन को कहते हैं अपन क्या? प्लाज्मा सेल। तो क्लोन है तो फंक्शन तो वही रहेगा ना, तो इसका फंक्शन भी सेम है, ध्यान रखना। बस इसमें याद कर लो, क्रोमेटिन मटेरियल, जो इसका क्रोमेटिन है वो रेडियल रोज के फॉर्म में अरेंज है। वो रेडियल रो बनाएगा, ध्यान रखना। तो इन पे तो ज्यादा कोई बात करनी भी नहीं है। प्लाज्मा और लिम्फोसाइट का फंक्शन याद रख लेना, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन सिक्रीशन एंटीबॉडी ऑफ एंटीबॉडी। पक्का? अब उसके बाद देखते हैं, फाइबर्स की बात करते हैं। इस टेबल में ले लेंगे इनको। फाइबर्स देखो, 3 टाइप के फाइबर हैं। कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। देखो, जो ब्लैक कलर के, सॉरी, जो ब्लू कलर के बंडल है, ये तो कोलेजन है। और एक अपन बना देते हैं सिंगल ब्रांच वाला। फॉर एग्जांपल इस रेड कलर से बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा इलास्टिक फाइबर। रेड कलर वाला क्या है? इलास्टिक। और रेटिकुलर में ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं, उसको अपन ग्रीन कलर से बना देते हैं, लेकिन उसमें ब्रांचेस जो हैं वो बहुत सारे निकाल देते हैं। तो ग्रीन वाला हो जाएगा रेटिकुलर फाइबर। बंडल क्या है? कोलेजन, सिंगल ब्रांच इलास्टिक, और जो मल्टीपल ब्रांच है वो क्या है? रेटिकुलर फाइबर। सिक्स नंबर में प्लाज्मा सेल, क्रोमेटिन मटेरियल फाउंड इन रेडियल रोज, सो इट इज कॉल्ड कार्टविल सेल। गाड़ी के पहिए जैसी दिखती है। ओके, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा नहीं है, आपको तो बस सिंपल बेस याद रखना है। आ जाए फाइबर पे, लिख लो पहले वो। ये सिर्फ एरियोलर का है, एरियोलर में बताऊंगा ये बात मैं आपको। बट इसमें जैसे एडिपोज ज्यादा हो जाए तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एडिपोज में, है ना। कोलेजन बहुत ज्यादा हो गए और अरेंजमेंट फाइब्रोब्लास्ट के साथ अल्टरनेट है तो कॉर्ड बन जाएगा, इरेगुलर है तो शीथ बन जाएगी। इलास्टिक फाइबर्स बहुत ज्यादा हैं, कोलेजन बहुत कम है, फाइब्रोब्लास्ट हैं, तो कॉर्ड बन जाएगी येलो फाइबर्स की, नहीं तो शीथ बन जाएगी येलो फाइबर्स की। वो अब सब इसी का बेस इसी से बनता है। ठीक है बेटा। देखिए, कोलेजन को कहते हैं बेटा व्हाइट फाइबर्स, इलास्टिक को कहते हैं येलो फाइबर्स, और रेटिकुलर का नाम है
नाम सुना होगा आर्जीरोफिल फाइबर। आर्जीरोफिल है AgNO3 से स्टेन होने के कारण। व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर और आर्जीरोफिल फाइबर ड्यू टू द स्टेनिंग बाय सिल्वर नाइट्रेट। ओके, फिर बच्चों इसमें मिलेगी कोलेजन प्रोटीन, इसमें मिलेगी इलास्टिन प्रोटीन, नाम से याद रह जाएगा। इधर रेटिकुलिन प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन, ये बंडल फॉर्म में होंगे। इस तरीके से इनका बंडल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड फेसिया और फेसिकुलाई। मसल्स में नाम लिखा हो फेसिकुलाई। इस सिंगल ब्रांच होगा इलास्टिक और मल्टीपल ब्रांच होगा रेटिकुलर, इस तरीके से। तो कोलाजन, फेसिया, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। ये मिलेगा बंडल फॉर्म में और अनब्रांच्ड होगा, ब्रांचिंग नहीं होती, दिख ही नहीं रही है ब्रांचिंग, कोलेजन बंडल है। तो जो इलास्टिक है सिंगल होगा और ब्रांच्ड होगा, और एक ही बार ब्रांच्ड होता, सिंगल ब्रांच कहते हैं इसको। जो रेटिकुलर है ये भी एक जगह पर एक ही फाइबर होगा लेकिन मल्टीपल ब्रांच्ड होगा, मल्टीपल ब्रांच्ड। और इसी वजह से ये हो गया डेलिकेट इलास्टिक, यानी आप थोड़ा सा भी खींचोगे इसको, स्ट्रेस दोगे तो टूट जाएगा, उसे कहते हैं डेलिकेट इलास्टिसिटी। हाँ, टिश्यू वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा स्पेशल टिश्यू में, अभी नहीं करना ना बेटा। वो लाइन पहले डाल दी इन्होंने, लेकिन अपन बाद में आएंगे बोन कार्टिलेज पर, तो वहां देख लेंगे इसको, है ना, बताऊंगा मैं इसको रियल में। फिर आप देखो, जो इलास्टिक है वो तो है ही हाईली इलास्टिक, और जो कोलेजन है उसमें बंडल में होती इन इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक कहते हैं इसको। अब ये वर्ड थोड़े सा कंफ्यूजिंग है, इन इलास्टिक, डेलिकेट इलास्टिक। तो डेलिकेट का मतलब तो आप समझते ही हो, हल्का सा प्रेशर और टूट जाएगा। इन इलास्टिक का मतलब इलास्टिसिटी है ही नहीं बंडल में, इसका सिंगल फाइबर होगा तो टूटेगा, बट बंडल से ही काम करते हैं, बंडल से ही बात करते हैं, इसलिए इनइलास्टिक कहते हैं। कुछ एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन, वो इसको डाइजेशन कर देते हैं कोलेजन का। और हमारे अंदर कोलेजन की वैरायटी होती है ट्रोपोकोलेजन। क्या होती है? ट्रोपोकोलेजन। कोई नहीं पूछना, आप तो सिर्फ कोलेजन याद रखना। क्लियर? अभी आपके चेहरे पर रिंकल्स हैं, झुर्रियां आई, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है कोलेजन, और बुढ़ापे में इनके टुकड़े होंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे तो रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे कितनी ये लवली वो लवली लगा लो, चेहरा तो झुर्रीदार होगा ही होगा। और अभी लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कॉम्पैक्ट दिख रहे हैं, तो फेस कट अपने आप ही सही नजर आ रहा है, राइट? पुराने जमाने में जब डेड बॉडीज को दफनाते थे, मम्मी, तो उनके ऊपर एक सॉल्यूशन लगाते थे। उस सॉल्यूशन में इलास्टिक फाइबर्स होते थे, क्योंकि इलास्टिक फाइबर एक अच्छा रेजिस्टेंस शो करते हैं अगेंस्ट द टेम्परेचर। क्योंकि इलास्टिक का मतलब समझो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फैल जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़ जाएगा अपने आप, फैलेगा सिकुड़ेगा, तो नीचे की बॉडी पर इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए वो हजारों साल बाद भी बॉडी सेफ रहती है। क्लियर? तो ये अपने को ध्यान में रखना है। कुछ बातें हैं, व्रिंकल्स इसकी वजह से आते हैं, और डेड बॉडीज को सुरक्षित रखने के लिए सोल्यूशन में क्या मिलाते हैं? इलास्टिक फाइबर। ओके।
क्या बेटा? ये सिंगल एंड मल्टीपल ब्रांच्ड, ये मल्टीपल ब्रांच डायग्राम, ये रेटिकुलर प्रोटीन, ये आर्जीरोफिल, ARZYROPHIL, आर्जीरोफिल फाइबर, जायरोफिल भी बोलते, सिंगल एंड सिंगल ब्रांच्ड। आप देखो इधर समझना बेटा, ये बंडल है, अनब्रांच्ड है, ये मिलेगा एक जगह पर एक ही, सिंगल ही, और ब्रांचिंग भी सिंगल होगी। ये भी एक ही मिलेगा एक जगह पर, लेकिन मल्टीपल ब्रांच्ड होगा। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, बस हो गया, कैरेक्टर नहीं है। एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, टेंडन, यू नो अबाउट द टेंडन। इधर एग्जाम्पल लिगामेंट, बबली, बोन टू बोन, बोन टू बोन कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। और बोन टू मसल कौन जोड़ेगा? टेंडन, BMT। और इधर आपको ये मिलेंगे स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में। यू नो अबाउट द लिम्फ नोड्स, एंडिंग्स ऑफ lymph capillary is called lymph node। कैपिलरीज में लिम्फ कैपिलरी बंद हो जाती हैं, लेकिन ब्लड कैपिलरी कभी भी क्लोज नहीं होती हैं। याद है कुछ? ब्लड कैपिलरी की एंडिंग नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे में खुल जाती है। अरे आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, फिर वेन्योल, फिर वेन, तो खुल गई ना आपस में एक दूसरे में, तो बंद तो हुई नहीं। लेकिन लिम्फ कैपिलरी का लास्ट एंड नोड शेप होता है, बंद हो जाता है। उस नोड शेप को इस तरीके से हम लिम्फ नोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस, याद आया कुछ? बट अपने को तो स्प्लीन और लिम्फ नोड से याद रखना है। तो ये कहानी है बेटा सेल्स की, फाइबर्स की और मैट्रिक्स की। कंफर्म? कौन सी है लास्ट कैपिलरी? कहीं है ही नहीं। लास्ट कैपिलरी अपने आप ही बदलती चली जाएगी, कन्वर्जन ही कन्वर्जन मिलेंगे आपको बॉडी में, एंडिंग नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल टिश्यू एंड सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर। बहुत आज इतना ही, क्योंकि अब फिर वो टेबल बनाएंगे अपन पूरी एक साथ, तो उसको फटाफट से कंप्लीट करके कार्टिलेज भी पूरा कर देंगे, और एप्रोक्स बोन भी अपन आधा ले लेंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो अगले लेक्चर पे इसको अपन एंड तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण बच्चों। कॉकरोच याद करना बेटा, टाइम लगेगा उसमें।